नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मगध साम्राज्य यानी कि मगध महाजनपद के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि मगध महाजनपद पर कितने राजवंशों ने शासन किया, उनके बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। तो मगध महाजनपद जो है प्राचीन 16 महाजनपदों में से सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में देखा जाता है। और इसके शक्तिशाली होने के अनेक कारण थे, जैसे कि यहाँ पर विस्तृत रूप से उपजाऊ मैदान उपलब्ध थे। प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुरक्षित था यह महाजनपद, जिसमें हम देखते हैं कि शत्रु यहाँ पर जल्दी अटैक नहीं कर पाते थे। खनिज संसाधन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता थी और कृषि में लोहे का उपयोग होने लगा, जिससे काफ़ी कृषि में विस्तार यहाँ पर देखने को मिला। धान की रोपाई की पद्धति का विकास के कारण धान की फसल में काफ़ी वृद्धि हुई। व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिला और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जंगल था यानी कि वन क्षेत्र था, और जिसके साथ हम यह भी देखते हैं कि वनों के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर हाथी भी उपलब्ध थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मगध साम्राज्य यानी कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के ये सारे कारण थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर जो है कुल 7 राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। तो ये ट्रिक है हसीन मशुक शात, यानी कि सबसे पहले हर्यक वंश आए, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आए, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश, और फिर उसके बाद सातवाहन वंश। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में देखेंगे, और इससे आगे की जो वीडियो रहेगी उसमें हम मौर्य वंश के बारे में देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आज केवल 3 वंश के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हर्यक वंश। इसका टाइम पीरियड जो है हर्यक वंश का वो है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, और इसमें टोटल 4 राजा जो थे उनको हम देखेंगे। सबसे पहले बिंबिसार हुए, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन और फिर उसके बाद नागदशक। तो सबसे पहले हम बिंबिसार के बारे में देखते हैं। इनका टाइम पीरियड जो था शासनकाल का वो था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, और इनकी प्रारंभिक राजधानी इन्होंने गिरिब्रज को बनाया, और बाद में इन्होंने राजगृह को अपना राजधानी बनाया। सबसे पहले प्रारंभिक राजधानी जो थी वो गिरिब्रज थी, और उसके बाद राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी कि दहेज के रूप में इन्हें अनेक क्षेत्रों की प्राप्ति हुई, जिससे अपने साम्राज्य का मिलाकर काफी विस्तार किया। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे, जिसमें हम देखेंगे कि पहला विवाह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से किया था, यानी कि ये कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थे। इस विवाह से इन्हें दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी प्रांत प्राप्त हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा विवाह इन्होंने चेलना से किया, और यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, तो ये क्षेत्र भी इन्हें मिला। और तीसरा विवाह इन्होंने छेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया, तो ये सारे क्षेत्र इनको विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीता और उसे अपने राज्य में मिला लिया। वहाँ के सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को इन्होंने बनाया। बिंबिसार अपने अजात अजातशत्रु को वहाँ का सेनापति बनाया। इन्हीं के समय हम क्या देखते हैं कि अवंती के राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त हो गए थे, और उसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था, और जीवक के इलाज से प्रद्योत स्वस्थ हो गए।
तो ये इस रूप में हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। उसके बाद हम देखते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु राजा बने, जिन टाइम पीरियड यहाँ पर देख सकते हैं 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या, उसके पुत्र यानी कि अजातशत्रु जो थे बिंबिसार के पुत्र थे, तो इनके द्वारा हत्या कर दी गई बिंबिसार की, और मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया। इन्हें पितृहंता कहते हैं। अजातशत्रु को पितृहंता के रूप में कहा जाता है। यहाँ पर अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला, और इसे कुनिक भी कहा जाता है। पितृहंता भी कहते हैं, कुनिक भी कहते हैं अजातशत्रु को। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई, और अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में इन्होंने 2 नए हथियार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। 2 हथियार यहाँ पर देख लेंगे, रथ मूसल और महाशिला कंटक। उसके बाद हम देखते हैं उदयन के बारे में। इनका टाइम पीरियड जो था वो था 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, जैसे कि अजातशत्रु ने किया था, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। तो ये गंगा और सोन नदी के संगम के समीप था। इसने राजगिरी से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था, और इसकी हत्या इसके सेनापति यानी कि नागदशक के सेनापति शिशुनाग ने कर दी, और एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम शिशुनाग वंश के रूप में देखते हैं। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, और उसके बाद हम नंद वंश के बारे में यहाँ पर देखेंगे। इसका टाइम पीरियड जो है शिशुनाग वंश का 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। इस वंश के संस्थापक जो थे शिशुनाग थे, और इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। इसके बाद इनके पुत्र कालशोक शासक बने। इसने अपनी राजधानी फिर पाटलिपुत्र को बनाया, वैशाली से पाटलिपुत्र को बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालशोक के समय ही हुआ था, और सबसे अंतिम शासक जो थे नंदीवर्मन थे, जिसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि नंद वंश की स्थापना हुई। तो शिशुनाग वंश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो उसके बाद हम देखेंगे नंद वंश के बारे में, जिसमें हम महापद्मानंद के बारे में देखेंगे। ये जो टाइम पीरियड है वो है 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्मानंद थे, और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश के जो शासक हैं ये शूद्र थे। महापद्मानंद इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया। महापद्मानंद ने सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की थी, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वक्षत्रांतक की उपाधि किसने धारण की थी, तो महापद्मानंद ने धारण की थी। इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि भी धारण की थी। सर्वक्षत्रांतक के साथ साथ एकराट की उपाधि भी धारण की थी। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अफलेख से पता चला है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, और इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का भी निर्माण करवाया था। महापद्मानंद के कुल 8 पुत्र थे, और घनानंद भी इनका पुत्र था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसके बाद हम देखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट था उपाधि के बारे में, जिसमें हम सर्वक्षत्रांतक और एकराट के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अफलेख से काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर
यहाँ पर हम धनानंद के बारे में देखेंगे, जिसमें टाइम पीरियड देख सकते हैं 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। नंद वंश का अंतिम संस्थापक धनानंद था और यह बहुत ही क्रूर शासक था। यह शासक सिकंदर के समकालीन था और इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में मेसोडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया था, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। मौर्य वंश के बाद हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक बचेगा वो शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो आज की टॉपिक में हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में देखें, जो कि ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।